हेलो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम लेकर आए हैं 27 फरवरी को गणित का जो पेपर होने वाला है क्लास 10 का उसको। इसमें से अधिकतर क्वेश्चन मिल जाएंगे। यह 802 PQ कोड है और आप लोग पाना चाहते हैं 70 में से 70 नंबर, तो इस पेपर को अच्छे तरीके से सॉल्व करें और इसमें देखें। ओके, तो चलिए 70 में से 70 नंबर पाने वाले बच्चे इस वीडियो को ज़रूर देखें। चलिए, ये विषय है गणित और यहाँ पे पहले आप लोग पेपर में अनुक्रमांक और नाम नोट कर लीजिएगा। टाइम दिया हुआ है 3 घंटे 15 मिनट और इसमें कुछ निर्देश दिए गए हैं। ठीक है, प्रारंभ के 15 मिनट पर छात्र को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए समय दिया गया है। पहला निर्देश है हमारा, इस प्रश्न में सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। दूसरा निर्देश, इस प्रश्न के 2 खंड होंगे। तीसरा निर्देश, खंड में अ में 20 अंक बहुविकल्पी प्रश्न होंगे जिसको OMR शीट पर उत्तर देने होंगे। और चौथा नंबर पर है हमारा, ठीक है, अब आते हैं चौथे नंबर का है, OMR शीट पर अंकित किए गए जाने के पश्चात उसे काटे नहीं। मतलब ये बताया हुआ है गोला जो करना हो OMR शीट पे क्वेश्चन में, उसको काटना नहीं है, बस उसको शेड करना है, मतलब कलर करना है। खंड ब में 50 अंक के संक्षिप्त मतलब वर्णनात्मक प्रश्न होंगे जिसको करना है प्रश्न पुस्तिका पर। ओके, 6वें नंबर पे है, खंड ब में कुल 5 प्रश्न होंगे। उसके बाद 7वें नंबर पे है, प्रत्येक प्रश्न के प्रारंभ में स्पष्ट लिख दिया गया है कि उनके कितने खंड करने हैं। प्रत्येक प्रश्न के अंक उनके सामने अंकित हैं, वो पेपर पे अंकित है किए गए हैं। प्रश्न पत्र से आरंभ कीजिए और अंत तक करते जाइए, समय नष्ट मत कीजिए। ओके, अब इस पे ध्यान देना है। इसी के साथ अब आते हैं, ये तो निर्देश था, अब आते हैं खंड अ की तरफ। खंड अ में हम लोग पढ़ेंगे 20 क्वेश्चन बहुविकल्पी प्रश्न के होंगे। इसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए, यदि 65 और 117 के HCF को 65 यम माइनस 117 के रूप में व्यक्त किया हो तो यम का मान होगा। तो ये एकदम बिल्कुल आसान है इसमें जो बोला है। तो देखिए, इसमें पहले हम लोग क्या करेंगे, 65 और 117 का HCF निकालेंगे, उसको इतना के इक्वल कर देंगे, मतलब बराबर लिख के यम का मान निकाल लेंगे। तो यम का मान निकाल लेंगे तो पहले हम लोग 65 117 का HCF निकालते हैं। 65 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, गुणनखंड के रूप में 5 गुणे 13 लिखा जा सकता है। उसके बाद 117 को लिखेंगे हम लोग, ठीक है, 3 यानी 3 गुणे 13 ये लिखा जा सकता है। उसके बाद इसमें HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो दोनों में कॉमन होता है, जो दोनों में मैच करता है, मतलब मिलता है। तो HCF इसका हो गया हमारा 13। अब यह किसके इक्वल है, 65 यम माइनस 117 के, इसी के इक्वल कर देना है, 65 यम माइनस 117, ये इक्वल होगा 13 के। अब यहाँ से पक्षांतर करके यम की मान निकाल लेंगे। तो यहाँ से 65 यम इक्वल टू 13 प्लस पक्षांतर करेंगे तो प्लस हो जाएगा 117। उसके बाद इसको जोड़ेंगे तो हमारा मिलेगा 7 3 10 और कितना हो जाएगा 130। ओके, तो यहाँ से अब यम इक्वल टू क्या हो जाएगा 130/65। तो 130 में 65 से भाग देंगे तो हमारा 2 बार में चला जाएगा। तो यम की वैल्यू हमारा 2 आ गया। इसी के साथ हमारा राइट ऑप्शन चल रहा है, ऑप्शन नंबर बी। ओके, ऑप्शन नंबर बी को घेर लेंगे।
उसके बाद आते हैं दूसरा क्वेश्चन है हमारा। सेकंड क्वेश्चन में बोला है निम्न में से कौन सा बहुपद नहीं है। तो बहुपद नहीं है आराम से पहचान सकते हैं, पहचानने का रूल जानते हैं। जो चर राशि होती है वो स्वतंत्र होती है, स्क्वायर रूट में या भिन्न के रूप में, उसका पावर माइनस में नहीं होता है। तो यहाँ पहला दूसरा तीसरा तो है, लेकिन यहाँ पे 3/x है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि ऊपर जाएगा तो उसका पावर माइनस हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका करेक्ट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। इसमें दिया हुआ है 2x + 3y = 18, x - 2y = 2 को हल करने पे हमें प्राप्त होगा। तो इस बहुपद को हम लोग, इस समीकरण को हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे। तो चलिए पहले समीकरण को लिखते हैं। 2x + 3y = 18 समीकरण 1 मान लिए, x - 2y = 2, इसको 2 इक्वेशन मान लिए। अब यहाँ से देखते हैं कोई टर्म इक्वल है तो उसे हम लोग सॉल्व करेंगे, लेकिन इक्वल नहीं है तो इक्वल करेंगे एक दूसरे में मल्टीप्लाई करके। तो चलिए इसमें इक्वेशन 2 में 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और 1 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम वही होगा। मतलब 2x माइनस कितना हो जाएगा, 4y = 4। अब एक और इस वाले, इसको नया 3 इक्वेशन मानेंगे, 1 और 3 को सॉल्व करेंगे तो माइनस करने पे तो ये 2x - 2x ये वाला खत्म हो जाएगा, ठीक है। और सॉल्व करके y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, निकाल लेंगे। तो चलिए देखिए, यहाँ पे समीकरण 1 में से 2 को घटाया गया है, तो देखिए कैसे होगा। समीकरण 1 को नोट कर लिया गया, उसके बाद समीकरण 3 को घटाया गया है, तो कॉलम विधि से घटा लिए हैं। अभी यहाँ पे चिन्ह अपोजिट चिन्ह लिखेंगे, घटाने पे मतलब माइनस करने पे। यहाँ से ये वाला टर्म खत्म, और यहाँ से दोनों प्लस है तो जुटेगा 7xy हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से ये हमारा क्या हो जाएगा, माइनस होगा 14। अब यहाँ से y की वैल्यू हमको दिखाई दे दिया 14/7 मतलब 2, y की वैल्यू हमको 2 मिल गया। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर y की वैल्यू। अब इस समीकरण 1 या 2 या 3 में किसी में रख देंगे, हमको x की वैल्यू प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। y = 2 का मान समीकरण में रखने पे, किसी भी समीकरण में रख सकते हैं। तो समीकरण 2 में रखने पे, तो समीकरण 2 में रखेंगे तो x - 2y = 2 है। यहाँ पे y की वैल्यू 2 रखते हैं, तो यहाँ पे 2 पुट कर लिए, तो यहाँ से = 2। अब इसका मल्टीप्लाई 4 होगा। अब ये 2 के बराबर हो गया। x बराबर हमारा कितना हो गया, 2 + 4 मतलब x की वैल्यू 6। तो इस तरह हमारा ऑप्शन नंबर क्या मिल रहा है, x का मान 6, y का मान 2। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन हमारा क्या है, x = 6, y = 2। ऑप्शन नंबर बी को घेर लेंगे। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है समीकरण 5x² - 3x + 2 = 0 के मूलों का योग होगा। तो अल्फा धन बीटा की वैल्यू पूछ रहा है, एकदम सिंपल है। अल्फा धन बीटा = हम लोग क्या जानते हैं, -b/a। तो सीधे यहाँ पे a की वैल्यू 5 है, और b की वैल्यू यहाँ पे हमारा है -3, और c की वैल्यू है हमारा 2। तो c की वैल्यू से हमको तो मतलब नहीं है मूलों के योग में, तो नोट कर लिया गया। अब यहाँ पे मूलों का योग -b/a। अब यहाँ पे वैल्यू रखेंगे, मान रखेंगे b की, तो b का मान हमारा है ऑलरेडी माइनस में है, तो उसको कोष्टक में लिख लेंगे 5।
अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब 3/5। तो अब चारों ऑप्शन में से हम लोग देख रहे हैं कि पहला ऑप्शन हमारा सही मिल रहा है, तो ऑप्शन ए को हम लोग लगा देंगे सही। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। ये है हमारा समांतर श्रेणी से क्वेश्चन 5वां। तो 5वां क्वेश्चन है ये हमारा समांतर श्रेणी के प्रथम पद और सर्वांतर होगा, मतलब ए और डी का मान होगा। तो ए पी का जानते प्रथम पद ए इक्वल टू पहला जो पद होता है 1/5 हो गया, ठीक है, 1/5। और इस तरह हम लोग देख रहे हैं। उसके बाद ए की वैल्यू A1 और बी की वैल्यू B1। तो यहाँ पे एक चीज़ गलती दिया था, 1/5 लिखा था, 1/3 होगा, ठीक है, तब ए पी में होगा सर्वांतर। तो 1/3 हो गया, A2 का मान 5/3 हो गया। इसी प्रकार A3 दिया हुआ है, ठीक है, 9/3। इस तरह हम लोग A4 भी दिया हुआ है 13/3 डॉट डॉट। तो इसका प्रथम पद और सर्वांतर क्या होगा ये पूछ रहा है क्वेश्चन। तो प्रथम पद हमारा ए का मान दिया हुआ है 1/3। तो यहाँ से ए इक्वल टू 1/3, मतलब अब उसके बाद देखते हैं 1/3 नोट हो गया। उसके बाद आते हैं सर्वांतर निकालने के लिए हम लोग A2 माइनस A1 फार्मूले का यूज करते हैं, मतलब डी जिसको बोलते हैं सर्वांतर, ठीक है, A2 माइनस A1। तो यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट करते हैं 5/3 माइनस 1/3, हर समान है तो 5 में से 1 गया, 4 हो जाएगा, ठीक है, घटा देंगे 4/3। तो 1/3 और 4/3 हमारा ऑप्शन में जो मिलेगा वो हमारा हो जाएगा 1/3 और 4/3। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें देखते हैं यह त्रिभुज चैप्टर से है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए 6 क्वेश्चन नंबर चित्र में दिया हुआ है, डी के समांतर है बी सी, ठीक है। उसके बाद ए डी की वैल्यू दिया हुआ है एक्स है, ए डी यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू एक्स है। और डी बी की वैल्यू दिया हुआ है, मतलब डी बी x-2 फिगर में। उसके बाद ए की भी वैल्यू दिया हुआ है x+2। ई सी की वैल्यू दिया हुआ है x-1। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है x की वैल्यू होगी। तो यहाँ एक त्रिभुज है और त्रिभुज की तीसरी भुजा के समांतर वहाँ पे एक रेखा खींचा गया है। तो यहाँ पे बीपीटी थ्योरम लगा लेंगे, ठीक है, समान आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय, ठीक है, बीपीटी या थेल्स थ्योरम जिसको बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए त्रिभुज में दिया हुआ है, ठीक है। तो ए डी बट्टा बी डी बराबर होगा ए ई बट्टे ई सी के, ठीक है। इस पे क्वेश्चन के अनुसार जो वैल्यू दिया हुआ है पुट करेंगे, ये थेल्स थ्योरम से लिखा गया है, ठीक है। तो x-2, उसके बाद x+2 अपान ई सी की वैल्यू x-1। अब यहाँ से सिंप्लीफाई हम लोग कर लेंगे बाई क्रॉस मल्टीप्लाई करके, ठीक है। x का इन दोनों टर्म में होगा x-2 और x+2 का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार हमको प्राप्त होता है x² - x। उसके बाद यहाँ पे फार्मूला लगा लेंगे a+b और दूसरे ब्रैकेट में a-b का क्या होता है a² - b²। तो यहाँ पे देखिए a की जगह पे x है और b की जगह पे हमारा 2 है, तो x² - 2 का स्क्वायर मतलब 4। ओके, अब आते हैं x² से x² ख़त्म, माइनस से माइनस ख़त्म, x की वैल्यू इस तरह हमको फाइंड हो गया 4। तो हमको x की वैल्यू मिल गया। ऑप्शन में देखते हैं कौन सा ऑप्शन
करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर डी वाला हमारा 4 है, ये करेक्ट है। इस प्रकार 6 क्वेश्चन समाप्त हुआ। अब आते हैं अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 7 में। यहाँ पे देखिए प्रायिकता से है क्वेश्चन। एक थैले में, एक थैला है, उसमें 3 लाल गेंद और 2 नीली गेंदें हैं। थैले से यादृच्छया एक गेंद निकाली जाती है। एक नीली गेंद के निकाले जाने की प्रायिकता होगी। तो पहले हम लोग कुल गेंदों की संख्या निकालते हैं। पता है प्रायिकता कुल गेंदों की संख्या 5 है, ये तो होगा नहीं। अब इन्हीं दोनों में से कोई होगा। तो नीली गेंद की प्रायिकता, नीली गेंद की संख्या कितना है, 2 है। तो हमारा क्या हो जाएगा, 2/5। तो राइट ऑप्शन हमारा सी पर चल रहा है, ऑप्शन नंबर सी। ओके, ऑप्शन नंबर सी। अब आते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 8 पे। यदि ये दिया हुआ है, ठीक है, डाटा, और इसका समांतर माध्य 21 हो तो आर का मान होगा। तो आराम से हम लोग समांतर माध्य बराबर क्या फार्मूला जानते हैं, ठीक है, कुल पदों का योग बट्टा कुल पदों की संख्या। तो सबको पदों को जोड़ते हैं, 5 + 10 + 15 + 8 + 20 + 35 + 40 और बट्टे कुल पदों की संख्या कितनी है। कुल पदों की संख्या काउंटिंग कर लेंगे तो हमारा 7 है। समांतर माध्य क्वेश्चन में दिया हुआ है 21। अब इन सभी संख्याओं को पहले जोड़ लेंगे आर को छोड़ के, ठीक है। तो सबको ऐड करेंगे, तो ऐड करने पे हमको मिलेगा, ठीक है, 125 और प्लस में बच जाएगा r/7। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके फाइंड करेंगे तो 1 7 7 7 दूनी 14, मतलब 147, 125 प्लस r मिल गया। अब 125 को पक्षांतर कर देंगे तो r बराबर 147 माइनस 125। अब यहाँ से r की वैल्यू हमको मिलेगा, माइनस करने पे 7 से 5 2, 4 से 2 और 1 से 1 कैंसिल, मतलब r की वैल्यू 22। तो ऑप्शन नंबर बी को घेर लेंगे। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा। एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार पर क्षेत्रफल इतना सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उसके आधार का व्यास क्या होगा। तो बेलन का आधार का क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो जानते हैं आप लोग बेलन इस तरह होता है और उसके आधार का क्षेत्रफल दिया हुआ है, मतलब यहाँ गोले वृत्त का, एक वृत्त का, ठीक है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, उससे हम लोग पहले आधार का त्रिज्या निकाल लेंगे, तो πr² होता है, ठीक है। यहाँ पे 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है, तो यह डी हमारा पूछ रहा है। तो यहाँ पे πr² बराबर 9 पाई दिया हुआ है। पाई से पाई हम लोग काट देंगे, r² बराबर 9, मतलब r की वैल्यू हमारा मिल गया स्क्वायर रूट में 9, मतलब r = 3। तो हमको व्यास बताना है d, तो व्यास त्रिज्या का 2 गुना होता है, तो d बराबर 2 गुणे r, मतलब 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो इस प्रकार हमारा व्यास मिल गया आधार का 6। तो ऑप्शन नंबर देखते हैं, डी नंबर है, ऑप्शन नंबर डी सही है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10वां है, ये हमारा हाइट एंड डिस्टेंस से है। 10 नंबर, किसी पेड़ की छाया उसकी ऊंचाई से कड़री में 3 गुनी है तो सूर्य का उन्नयन कोण का मान होगा। तो एकदम सिंपल है, यहाँ पे देखिए किसी पेड़ की छाया उसकी ऊंचाई दिया हुआ है, तो मान लीजिए ये छाया हो गया और यहाँ पे यह पौधा हो गया, ठीक है। अब इसकी ऊंचाई दिया हुआ है, ठीक है, पहले ये बना लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे आते हैं क्वेश्चन के अनुसार ए बी
80। BC एक पेड़ है और AB उसकी छाया है। तो इसकी ऊंचाई दिया है, ठीक है, पेड़ की ऊंचाई दिया हुआ है स्क्वायर रूट उसकी छाया की स्क्वायर रूट 3 गुनी है। तो छाया हम लोग मान लेंगे, कुछ भी मान सकते हैं, x मानते हैं, ठीक है। ये ऊंचाई पेड़ की, क्योंकि उसकी ऊंचाई पेड़ की ऊंचाई से उसकी छाया स्क्वायर रूट 3 गुनी है। तो इसका 3 स्क्वायर x इंटू स्क्वायर रूट 3 हो जाएगा छाया की लंबाई, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं तो उसका उन्नयन कोण पूछ रहा है, तो यहाँ पे हम लोग लगाएंगे BC का मान x मान लिए हैं पेड़ की ऊंचाई, और तो छाया क्या हो जाएगा उसका स्क्वायर रूट 3 गुनी। तो यहाँ से थीटा हमको क्वेश्चन बताना है कितना होगा। तो चलिए यहाँ पे टेन थीटा हम लोग चलते हैं। टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टे आधार, मतलब BC बट्टा AB हो जाएगा फिगर के बेस से। तो यहाँ से टेन थीटा इक्वल टू BC का मान x, AB का मान x स्क्वायर रूट 3, x से x खत्म, टेन थीटा का मान आ गया 1/3 तो 1/3 किसका वैल्यू होता है 10 में, तो 10 30 अंश का होता है। इसको हम लोग लिख सकते हैं 10 30 अंश। ओके, तो 10 30 अंश, 10 से 10 कैंसिल, अब हमारा थीटा की वैल्यू मिल जाएगा 30 डिग्री। इस प्रकार हमारा उन्नयन कोण मिल गया 30 अंश। तो चलिए ऑप्शन नंबर देखते हैं ए। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है। ओके, अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ 11 पे। यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन 11 नंबर का, 2 10 स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कास स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री का मान होगा। तो इसमें वैल्यू को रख के सॉल्व करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 10 45 अंश का मान 1 होता है, 1 का स्क्वायर कर लेंगे प्लस कास 30 अंश का मान हम लोग रखेंगे कटरी में 3/2, इसका भी स्क्वायर है तो स्क्वायर रख लिए, माइनस साइन 60 अंश का मान यहाँ पर भी रखेंगे कटरी में 3/2 होता है, इसका भी स्क्वायर है। अब इसको हम लोग धीरे धीरे सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये दोनों सेम सेम था, एक ही प्लस माइनस में तो ख़त्म हो गया, उसको आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। 2 1 का स्क्वायर 1, 2 1 कम 2 हमारा मिल गया, इसका वैल्यू 2 मिल गया। बी ऑप्शन, बी हमारा करेक्ट होगा। अब आते हैं 12 नंबर क्वेश्चन पे, मतलब 12 नंबर क्वेश्चन पे। प्रारंभिक क्वेश्चन दिया हुआ है बिंदु x, y और दूसरा बिंदु x, -y के बीच की दूरी होगी। तो आराम से दो बिंदुओं के बीच की दूरी हम लोग जानते हैं, ठीक है। ए बी, ये मान लेते हैं दूसरे बिंदु को भी, इसके बीच की दूरी ज्ञात करने का फार्मूला जब निर्देशांक दिया होता है तब क्या होता है। तो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला सिंपल सा होता है, कटरी में हमारा पहला बिंदु ए का निर्देशांक लिख लिए x, y, दूसरे का -x -y। अब यहाँ से इनके बीच की दूरी बताना है, तो ए बी बराबर फार्मूला सूत्र हम लोग क्या जानते हैं कटरी में x2 - x1 या x1 - x2 का स्क्वायर प्लस y1 - y2 का स्क्वायर या y2 - y1 का होल स्क्वायर होता है, ठीक है। यहाँ से बिंदु को निर्देशांक लिखते हैं। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो ए बी की वैल्यू मिलेगा हमारा, x1 का मान x है, x2 का मान -x है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो x इसका होल स्क्वायर प्लस सेम y1 और y2 की वैल्यू रख लेंगे, सेम ए बी माइनस है तो ए बी प्लस हो जाएगा y का होल स्क्वायर। अब यहाँ से आगे की तरफ हल करेंगे, ए बी बराबर कटरी में
2x का स्क्वायर प्लस 2y का स्क्वायर। अब यहाँ से आगे सॉल्व करेंगे तो मिलेगा 2x का स्क्वायर मतलब 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर। अब देखते हैं दोनों में कॉमन क्या है। 4 कॉमन है, 4 को बाहर ले लेते हैं तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब 4 को आउट कर लेते हैं कटरी से तो 2 हो जाएगा स्क्वायर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये जो ऑप्शन मिलेगा देखते हैं क्वेश्चन में कौन सा ऑप्शन है। तो 2 कटरी में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर देखते हैं, ऑप्शन नंबर हमारा 2 है। ओके, 2 नहीं थे, सी ऑप्शन। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। द्विघात समीकरण का क्वेश्चन है। द्विघात समीकरण दिया हुआ है, ठीक है, और मूलों का गुणनफल होगा। गुणनफल ज्ञात करना। ओके, तो चलिए इसमें देखते हैं ए का वैल्यू जो दिया हुआ है द्विघात समीकरण से हमारा, ठीक है। ए की वैल्यू हमारा है 3 मतलब 3 एक्स स्क्वायर का गुणांक। बी की वैल्यू एक्स का गुणांक मतलब -4 दिया हुआ है और सी की वैल्यू हमारा 0 दिया हुआ है। तो मूलों का गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा हम लोग क्या जानते हैं, ठीक है, C/A जानते हैं, फार्मूला होता है। तो मूलों का गुणनफल, तो मूलों का गुणनफल बराबर C/A। सी की वैल्यू 0 है और ए की वैल्यू 3 है, तो यहाँ से 0 में 3 से डिवाइड करेंगे तो 0 मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर ए को लॉक करेंगे, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 मतलब 14 पे। 14 क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है, इस समीकरण दिया हुआ है, इसका विविक्तर दिया हुआ 88 है, तो के का मान है। तो विविक्तर जिसको हम लोग बोलते हैं डी बराबर क्या जानते हैं हम लोग, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ पे कंपेयर कर लेंगे बी की वैल्यू, ए की वैल्यू और सी की वैल्यू। तो ए की वैल्यू 3 है, बी की वैल्यू -4 है और सी की वैल्यू -k। तो इस प्रकार हमको तीनों की वैल्यू मिल गया। अब डी बराबर फार्मूले में रखेंगे, डी का मान 88। अब बी स्क्वायर मतलब -4 का स्क्वायर -4, ए की वैल्यू 3 और सी की वैल्यू -k। वैल्यू रखने के बाद इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, 88 मिल गया, -4 का वर्ग 16 हो गया और माइनस माइनस प्लस 4 3 12 के हो गया। अब पक्षांतर करेंगे 16 को इधर तो -16 हो गया, 88 - 16 12 के। अब यहाँ से माइनस कर लेंगे, 88 में से 16 जाएगा तो 72 बचेगा और 12 के। अब के बराबर 72/12 होगा, 12 से भाग देंगे तो के की वैल्यू हमारा 6 आ गया, ठीक है। इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर सी लॉक करेंगे, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ओके, अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 के किस मान के लिए ये रैखिक समीकरण युग में दिया हुआ है, के एक्स प्लस वाई इक्वल टू के स्क्वायर आई एक्स प्लस के वाई इक्वल टू 1 के अनेक हल होंगे। तो अपरिमित रूप से अनेक हल होने का कंडीशन क्या होता है, उससे हम लोग के की वैल्यू सॉल्व कर लेंगे। अनेक हल होने का कंडीशन क्या होता है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 अनेक हल होने का एक स्थिति होता है। अब हम लोग दोनों समीकरण से कंपेयर करके तीनों की वैल्यू निकालेंगे, मतलब a1 b1 c1 एंड a2
B2 C2 की वैल्यू। तो यहाँ से देखते हैं A1 की वैल्यू हमारा दिया हुआ K है, पहले वाले समीकरण से सब नोट करेंगे। उसके बाद B1 की वैल्यू दिया हुआ है 1 है, ठीक है, y का गुणांक 1 है। अब C की वैल्यू हम लोग देख रहे हैं K² है, ओके। अब यहाँ से देखते हैं A2 दूसरे समीकरण से 1 होगा x का गुणांक, और y का गुणांक के B2 हो जाएगा, ठीक है, B2 इक्वल टू K मिलेगा। और इस प्रकार C2 की वैल्यू 1 दिया हुआ है। अब हम लोग इस स्थिति में रखेंगे K/A2 का मान 1 इक्वल टू B1 की वैल्यू 1 और B2 की वैल्यू K इक्वल टू करके अब C1 C2 की वैल्यू यहीं से क्लियर हो जाएगा। K² इक्वल टू 1 एक एक कम एक हो गया, तो K इक्वल टू प्लस माइनस 1 मिलेगा हमारा। तो K की वैल्यू आ गया प्लस माइनस 1, ठीक है। तो इस प्रकार K की वैल्यू हमको 2 वैल्यू मिल गया। अब आते हैं ऑप्शन, देखते हैं कौन सा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। ओके, ऑप्शन नंबर को लॉक 1 को लॉक कर देंगे, ए को। इस प्रकार एक क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 दिया हुआ है समांतर श्रेणी से, इस श्रेणी दिया हुआ है के लिए सर्वांतर D का मान पूछ रहा है। तो D बराबर A2 माइनस A1 जानते हैं आप, ठीक है। तो A1 की वैल्यू A2 की वैल्यू दिया हुआ है, सीरीज में देख लीजिए श्रेणी जो दिया हुआ है। इस प्रकार हम लोग सर्वांतर D स्मॉल d A2 माइनस A1 फाइंड कर लेंगे। A2 की वैल्यू 1 है और A1 की वैल्यू 3 है। इसकी वैल्यू हमको मिलेगा माइनस में 2। तो ऑप्शन नंबर किसको लॉक करेंगे? C को। ऑप्शन नंबर C पे हमारा करेक्ट है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 हो गया 17 पे, यानी 17 नंबर पे। क्वेश्चन नंबर 17 है, cos थीटा की वैल्यू A/B है, तो tan थीटा का मान होगा। इसको कई तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है cos थीटा इक्वल टू A/B, ओके, A/B। तो यहाँ पे देखिए, वहाँ से रेशियो वाले फार्मूले से भी लगा सकते हैं और सर्वसमीकरण का भी यूज करके हम लोग लगा सकते हैं। तो cos थीटा की वैल्यू दिया हुआ है, तो पहले sin थीटा का वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे। 1 माइनस cos² थीटा होता है सर्वसमीकरण से। तो cos थीटा की वैल्यू हम लोग वहाँ पे रखेंगे। तो रखने के बाद इसको सॉल्व किया जाएगा। cos थीटा की वैल्यू A/B है, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब इसको आगे की तरफ हल करेंगे तो मिलेगा 1 माइनस A²/B², ओके। अब आगे की तरफ सॉल्व करेंगे, एलसीएम B² मिल जाएगा, तो इसमें मल्टीप्लाई होगा B² माइनस A²/B²। अब हर वाला का स्क्वायर रूट मतलब वर्गमूल हम लोग को B मिल जाएगा, अंश वाले का नहीं हो पाएगा, तो उसको नोट कर लेंगे B² माइनस A² कटरी में और अपॉन B। यह साइन थीटा की वैल्यू हो गया। अब आते हैं, हमको टेन का निकालना है। तो टेन थीटा की वैल्यू क्या होती है हम लोगों को पता है, ठीक है, साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा, ठीक है, उसी का यूज कर लेंगे। अब दोनों की वैल्यू हमको पता है, साइन थीटा की वैल्यू फाइंड कर चुके हैं और कॉस थीटा की वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है, उसको रख के हल करेंगे। अपॉन में कॉस थीटा की वैल्यू हमारा A/B। अब हर समान है तो दोनों से कैंसिल हो जाएगा, तो B² माइनस A² अपॉन B, इसको सिंप्लीफाई कर लिया जाए।
पलट जाएगा, बी से बी कैंसिल, मतलब आ गया हमारा स्क्वायर रूट में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन में ए। तो ऑप्शन नंबर किस पे जाएगा, किसको लॉक करेंगे हम लोग, तो देख रहे हैं ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर डी लॉक हुआ। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 है प्रथम 10 अभाज्य पूर्णांकों की माध्यिका होगी। तो इसको हम लोग देखते हैं, माध्यिका पूछ रहा है। तो माध्यिका निकालने के लिए हम लोग जानते हैं 2 फार्मूले होते हैं, एक सम संख्या के लिए और एक विषम संख्या के लिए। ठीक है, पदों की संख्या सम में हो तो क्या होगा, विषम में क्या। तो पहले 10 अभाज्य संख्या लिखते हैं, 2, 3, 5, 7, उसके बाद 11, उसके बाद 13, उसके बाद 17, उसके बाद 19, ठीक है, उसके बाद 23, उसके बाद 29। अब काउंटिंग करेंगे, 10 हो गया हमारा, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 10। ओके, तो यन हमारा यहाँ पे क्या है, सम संख्या है, यानी 10 आ रही है जो क्या है, सम संख्या है। तो सम संख्या के लिए फार्मूला हमारा माध्यिका का क्या होता है, ठीक है, उस पर रख के सॉल्व करेंगे। तो माध्यिका बराबर होता है n/2 में पद का मान, n/2 में पद प्लस n/2 + 1 वहाँ पद। ओके, तो इस फार्मूले को नोट कर लिए, वहाँ पद और पान में सबके 2। ओके, अब n/2 मतलब 10/2 मतलब 5वां पद मिल जाएगा। ठीक है, n की वैल्यू n की जगह पे रखेंगे और 2 से भाग देंगे, 5वां पद मिलेगा, प्लस यहाँ पे 5वां में 1 जोड़ लेंगे तो हमारा ये 6वां पद हो जाएगा। ठीक है, 6वां पद और बट्टे 2। अब उसमें देखेंगे 5वां पद क्या है और 6वां पद क्या है। तो 5वां पद 11, 6वां पद 13, उसकी वैल्यू रख लेंगे 11 + 13 बट्टे 2। अब 11 और 13 को जोड़ेंगे तो 24 होगा और बट्टे 2 मतलब आ जाएगा 12। तो इस प्रकार माध्यिका की वैल्यू निकल गया 12। तो ऑप्शन नंबर बी लॉक करेंगे, बी हमारा करेक्ट होगा। ओके, अब आते हैं लास्ट की तरफ, 2 क्वेश्चन और शेष रह गया। 19 क्वेश्चन, 19 क्वेश्चन है यदि द्विघात समीकरण, ये भी द्विघात समीकरण से दिया हुआ है, का एक मूल्य दिया हुआ है तो पी का मान होगा। तो सिंपल सा है, जब मूल्य एक दिया हो और पी का मान उसमें निकालना तो वह वैल्यू उस समीकरण को संतुष्ट करती है। ठीक है, तो समीकरण दिया हुआ है x² + 2x - p = 0। ठीक है, और एक मूल्य दिया होगा x = -2। तो इस समीकरण में रखेंगे, संतुष्ट करेगी, 0 के इक्वल होगा। तो -2 का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई -2 - p = 0। अब -2 का 4 हो गया वर्ग और माइनस प्लस माइनस 4 - p = 0। यहाँ से माइनस प्लस ख़त्म, तो p की वैल्यू हमारा बच जाएगा 0, अर्थात p = 0। तो ऑप्शन नंबर बी को हम लोग लॉक करते हैं, बी ऑप्शन 0 दिया हुआ है जो करेक्ट है। ओके, अब लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 दिया हुआ है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। तो यहाँ से देखते हैं हम लोग, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप माध्यिका, माध्य और बहुलक होता है।
ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ नहीं है, मानक विचलन। तो मानक विचलन हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। केंद्रीय प्रवृत्ति की मापी माध्यम अधिका और बहुलक होती है, ठीक है। और डी आप जो नहीं है मानक विचलन है। इस प्रकार आते हैं क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। यहाँ पे बॉ में दिया हुआ है, इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं, टाइम बहुत कम है, ठीक है। लंबी वीडियो हो जा रहा है। तो यहाँ क्वेश्चन ये है, ठीक है, 4 नंबर का। इसमें से 5 क्वेश्चन करना है, ओके। और 4 नंबर का होगा, 2 नंबर वाला 6 क्वेश्चन रहेगा, सभी खंड करना है। और आते हैं अगला जो लॉन्ग वाला क्वेश्चन है, ठीक है। लॉन्ग वाले क्वेश्चन को